हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। लॉज ऑफ मोशन में इसके पहले हम क्या क्वेश्चन करवाए थे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। हाँ, समझ लो। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। पहले इक्विलिब्रियम बताइए। हाँ, बता रहे हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ, पहली बार नाम सुना। हाँ, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। सबसे पहले हम समझते हैं इसमें दो टर्म हैं, एक है इक्विलिब्रियम, एक है कॉन्करेंट फोर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्करेंट फोर्स किसको बोलते हैं। कॉन्करेंट फोर्स, तो कॉन्करेंट फोर्सेस देखो, छोटी क्लासेस में 7th 8th में कॉन्करेंट लाइनें पढ़े होंगे। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? line all such concurrent lines are all such lines which are passing through the same point। मतलब वो सभी लाइनें जब एक पॉइंट से पास करती हैं उन सारी लाइनों को बोला जाता है कॉन्करेंट लाइन। वैसे ही क्या है कॉन्करेंट फोर्स? ऐसे फोर्स मतलब कि ऑल फोर्सेस एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट इज नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस, और कुछ नहीं। तो फोर्सेस एक्टिंग या एक्टिंग ऑन same point acting on the नहीं, अभी कॉन्करेंट फोर्स, अभी इक्विलिब्रियम। acting on the same point of a body is called concurrent force, concurrent forces। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है। इस तरीके से मान लेते हैं F1, F2, F3, F4, F5। ये सारे के सारे फोर्सेस कहाँ पे लग रहे हैं? किसी एक पॉइंट P पे लग रहा है। इन सारे फोर्सेस को हम क्या कहेंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है। F1, F2, F3, F4 क्या है? सारे के सारे कॉन्करेंट फोर्स। अब हमको समझ आ गया कि कॉन्करेंट फोर्स क्या होते हैं। ऐसे फोर्सेस, ऐसे कई फोर्स जब एक ही पॉइंट पे लगते हैं तो उनको बोला जाता है कॉन्करेंट फोर्स। अब हम देखेंगे कॉन्करेंट फोर्स तो आगे समझ। अब हम देखेंगे आखिर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स क्या है। तो अब आते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट, हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। मतलब किसी बॉडी पे लगने वाले अगर सभी फोर्स का नेट लेवल यदि वो जीरो आ जाएगा तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन। और कॉन्करेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम का मतलब यदि कई फोर्सेस किसी बॉडी के एक पॉइंट पे लग रहा हो और सारे फोर्स का जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो जीरो, या रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? जीरो, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक, तो इसको ऐसे ही इसी लैंग्वेज में लिख दो, इक्विलिब्रियम। हाँ, if several forces act on a point of a body and net force on the body is zero, is 72 is zero, और sum of, आप ये भी कह सकते हो, sum of all the forces is zero, sum of all the forces acting at a point of a body is zero. Then forces are in equilibrium. Then this is called मत बोलो। Then this is called forces are in equilibrium या concurrent, forces are in
इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होती है? जब कई फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे लग रही हैं और उनका सम ऑफ फोर्सेस जीरो हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे इसी वाले केस में देख लो, ये सारे के सारे फोर्स पॉइंट पी पे लग रहा है, लेकिन इफ F1 प्लस F2 और प्लस F3 और प्लस F4, यही वाला केस ले रहा हूँ, प्लस F5, ये क्या आ जाए? जीरो। मतलब नेट फोर्स क्या आ जाए किसी बॉडी पे? जीरो। तो उस कंडीशन में बोला जाता है कि फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये क्या है? यदि ऐसा हो जाए तो इस वाले कंडीशन में। अच्छा, इस कंडीशन में होगा क्या? जब किसी सिस्टम ऑफ बॉडी पे किसी एक पॉइंट पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो है, इसका मतलब नेट फोर्स हो, उस पर कोई कुछ लग ही नहीं रहा है। नेट फोर्स जब कुछ नहीं लगेगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? If no external force act on a body, then body remain in the same state, either in the rest or in uniform motion in the same line of force. जीरो होगा। ठीक, तो क्योंकि नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर सकते हो, कहाँ गया वो? ये जिससे इरेज करते थे क्या? इसको लिखे इक्विलिब्रियम। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस। लेकिन इस कंडीशन में होगा क्या? क्या? यहाँ से लिखो, इन सर इक्विलिब्रियम कंडीशन, द स्टेट ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म और रेस्ट हो गया। हाँ हाँ वही, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन बॉडी will be in the same state, that is will remain rest or in the same line of motion, in the same uniform motion along the same line। ठीक, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है कि जब उस पे नेट फोर्स किसी बॉडी पे जीरो हो जाएगा, न कोई एक्सटर्नल फोर्स इसका मतलब लग ही नहीं रहा है, तो वो जो है सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। यदि वो मोशन में है तो सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। यही क्या है? इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसको हटा दे रहे हैं। हो गया। अब देखो, इन इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जैसे एक फोर्स यहाँ पे किसी पॉइंट पी पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, ठीक, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F2, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F3। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में सम ऑफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इन इक्विलिब्रियम F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू जीरो, यही ना आएगा? अब देखो, तो F3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F3 इज इक्वल टू माइनस F1 प्लस F2। देखो ये कैसे आया है। इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट डायगोनल के लॉन्ग जाएगा कि नहीं? इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सम, इसका मतलब F1 प्लस F2 इधर, और ये देखो इसी के अलॉन्ग ये दोनों फोर्सेस इसी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में लग रहा है एक्स एक्सिस के, और इसी पॉइंट पे ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है। तो नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव लगा है। बात समझ में आया? अच्छा, उससे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको कैसे कर सकते हो? देखो, F1 का डायरेक्शन ये है, F2 का डायरेक्शन ये है। F2 को हम इसको कैसे घुमा सकते हैं? कहाँ बना दे फिगर? बगल में सर। नहीं, देखो ऐसे, ये F2 है ना, ये F2 है, ये देखो F2 का डायरेक्शन ये है नीचे की तरफ, हाँ, और F1 का डायरेक्शन ये है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, ये है आ गया F1 का डायरेक्शन, ठीक। तो इनका रिजल्टेंट किसके अलॉन्ग जाता था? डायगोनल के, यहाँ पे ये इनका रिजल्ट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये F1 ये F2, तो ये क्या आ गया? F1 प्लस F2। तो इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये है,
यहाँ पॉइंट ठीक है, ओ मान लेते हैं, ओ पी क्यू, तो ये क्या आ गया इनका रिजल्टेंट। और लेकिन तीसरा फोर्स किसके अलॉन्ग लगना चाहिए, इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, तब तो ये बैलेंस होगा। तो तीसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आया, ये वाला ये है फोर्स, ठीक है, इसको इधर कर दिया तो ये फोर्स, और तीसरा इसके अलॉन्ग होगा ये F3 इस डायरेक्शन में, और इसलिए नेट फोर्स इन दोनों का इक्वल होगा और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो ये इसका प्रूफ हो गया तीन फोर्स के लिए। अब देखो तो हो गया इसके, यहाँ पे तो दो केवल फोर्स लिए थे, तीन फोर्सेस, लेकिन n नंबर ऑफ फोर्स होंगे तो क्या होगा, केवल एक लाइन इसका लिख लो, उसके बाद लामी थ्योरम आता है। तो फॉर n number of forces, the condition for equilibrium is क्या होगा, n नंबर ऑफ फोर्सेस है, F1 F2 F3 F4, और ऐसे कितने फोर्स हैं, n फोर्स हैं, Fn मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब कि जितने भी सम फोर्स लग रहे हैं सबका सम क्या आना चाहिए, 0। ठीक, अब आते हैं एक थ्योरम है लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम इक्विलिब्रियम पे रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है इसमें, स्टेट एंड प्रूव द लामीज थ्योरम, ये प्रूव करना है ना लामीज थ्योरम। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद इसको लिखे। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम है लामी थ्योरम, लामीज थ्योरम। क्या देखो लामीज थ्योरम, अब इसमें देखो, इसको पहले हम प्रूफ कर देते हैं कि आखिर ये थ्योरम कहता क्या है, उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखाएंगे, क्योंकि प्रूफ पे से ही पता चल जाएगा। बता दीजिए ये मतलब है क्या। बता रहे हैं, यदि किसी एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहे हैं, कई फोर्स लग रहा है, तीन फोर्सेस मान लेते लग रहा है, ये है F1 और ये है F2 और इधर लग रहा है F3 फोर्स। F4 कहाँ है, 3 मतलब 3 के लिए देखो हो सकता है। और इन दोनों के बीच में F1 और F2 के बीच में अल्फा एंगल, और ये बीटा एंगल, और ये गामा एंगल है। तो अब देखो लामीज थ्योरम क्या बोलता है, इफ थ्री फोर्सेस या कई फोर्सेस, इफ सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और कीप द पार्टिकल इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब कि ऐसे फोर्सेस किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं और उस पार्टिकल को सबके सब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखे हुए हैं, मतलब कि ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तब क्या होगा, जो इनका जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल अपोजिट टू देम। यहाँ पे अल्फा होना चाहिए, रुको उल्टा लिखिए, यहाँ पे अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा होना चाहिए। अब सही है। तो ये देखो F1 अपॉन साइन अल्फा, मतलब कि फोर्सेस जो लग रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू देम, मतलब ये कह रहा है लामीज थ्योरम ये है, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा। यही को स्टेटमेंट में लिखना है। तो पहले इसको प्रूफ कर लो, फिर लिखो। कांस्टेंट, हाँ ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। हाँ ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी ऐसा होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो ये बात नहीं। इसी को साइन रूल भी बोला जाता है और ये लामीज थ्योरम है। मैथ में इसको साइन रूल में पढ़ोगे, ठीक। तो ये है लामीज थ्योरम, ठीक। पहले लिखते हैं फिर इसका स्टेटमेंट लिखवा देते हैं, पहले प्रूफ कर लेते हैं। केवल ये बता दिया कि ये क्या है लामीज थ्योरम, ठीक। ये कि इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी ऐसा होगा। अब देखो इसको, इस डायग्राम को हम रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ का मतलब कि वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। ये देखो F1 वेक्टर इधर की तरफ है, F1 का ये डायरेक्शन है, F2 का ये डायरेक्शन है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का F2 होगा, और F3 ये डायरेक्शन है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ F3 होगा। बोलो F1 F2 F3 आ गया। अब आते हैं इनके बीच में एंगल, देखो F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है, गामा। इधर देखो गामा, लेकिन ये इनके टेल के बीच में है,
किसके बीच में, टेल के बीच में। देखो तो कैसे आएगा, कौन सा एंगल, F1 और F2, इसका मतलब ये जो इसको आगे बढ़ाएंगे ये एंगल क्या आएगा, गामा, कौन सा? ये वाला गामा, F1 और F2 के टेल के बीच में, तो ये वाला एंगल गामा है ना। हाँ। इसका मतलब ये क्या होगा, पाई माइनस गामा, पाई मतलब 180 माइनस गामा। ऐसे ही इसको जब आगे बढ़ा देंगे ऐसे, तो इनके बीच में एंगल क्या है, ये दोनों एंगल क्या है, F2 और F3, ये देखो F2 और F3 के बीच में अल्फा, इसका मतलब ये क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, ठीक। और उसके बाद इसको जब आगे बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा क्या, अल्फा, ये बीटा, और ये क्या आएगा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस बीटा। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको बना ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी, चलो देखो अब यहाँ पे, अब ये ट्रायंगल में, और ट्रायंगल में एक लॉ है साइन रूल, अभी भी बताया ना साइन रूल क्या है, क्या है? साइन रूल बता रहा हूँ, ट्रायंगल में, वो ट्रायंगल में लगता है, बताइए। ट्रिग्नोमेट्री में। यदि ए बी सी है ये, तो ये बोलता है ए बी सी, ये है ना, इनके अपोजिट साइड्स अगर ए का, ये बी, ये सी, तो साइन रूल बोलता है कि साइन ए अपान, ऐसे चाहे ऐसे लिखो, ए साइड, इसके सामने एंगल ए है, एंगल ए। तो साइन अपान साइन ऑफ एंगल ए, बी अपान साइन ऑफ एंगल बी, और सी अपान साइन ऑफ एंगल सी। ये क्या होता है, साइन रूल ट्रायंगल में। अब यही साइन रूल इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सारे आएगा, ये मैथ में है, ये मैथ का पोर्शन है साइन रूल, ठीक। तो यही साइन रूल यहाँ लगाएंगे, तो बाई साइन रूल, साइन रूल इन ट्रायंगल किस में लगा रहे हैं, ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, इसके सामने F1 है, F1 के सामने कौन सा एंगल है, पाई माइनस अल्फा, ये आ जाएगा F1 अपान साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इसके सामने कौन सा फोर्स है, F2, F2 के सामने एंगल पाई माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा साइन पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू F3 अपान, F3 के सामने F3 अपान साइन ऑफ पाई माइनस गामा, ये आ गया साइन पाई माइनस गामा। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये इसको सीधा लिख सकते हो क्या, F1 अपान साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपान साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपान साइन गामा, हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया, यही है लामीज थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो, स्टेटमेंट क्या बोलता है लामीज थ्योरम में, बोलो, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम फोर्स के लिए ऐसा पॉसिबल है, तो क्या लिखोगे, इफ थ्री फोर्सेस F1 F2 F3 एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड keeps the particle in the equilibrium state, keeps the particle in equilibrium state, then the ratio of the force and the sign of angle opposite to the force will be constant। बात समझ में आए, ये क्या है, F1 के सामने वाला एंगल साइन अल्फा, तो रेशियो ऑफ द फोर्स, रेशियो किसका, रेशियो ऑफ द फोर्स एंड साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू द फोर्स इज विल बी कांस्टेंट, यही क्या है साइन रूल, ठीक, यही क्या है लामीज थ्योरम। अब स्टेटमेंट लिखवा दो इसी का, स्टेटमेंट लिखवा दे, हटा दे रहा हूं इसको, तो चलो लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दो, इट स्टेट्स दैट इफ forces F1 F2 F3 acting on a particle keep the particle keeping particle in equilibrium, that is ये equilibrium forces हैं, in equilibrium, then the ratio of force and the sign of
साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू फोर्स, साइन ऑफ एंगल अपोजिट, साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू द फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक, यही क्या है, लामिस थ्योरम। ठीक है, ये हो गया लामिस थ्योरम। अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन है, इसका कीप द इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फैक्टर। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस फोर्स का अपोजिट एंगल ये है इसके, या तो ऐसे लिख सकते हो रेशियो ऑफ, देन द रेशियो ऑफ फोर्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, ये भी लिख सकते हो। अगर ये इस फिगर को बना के लिखते हो तब भी ये सही है। या फिर ऐसे लिख दो कि रेशियो ऑफ फोर्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, ये F2 और F3 के बीच में है ना, F1 का प्रोपोर्शनल इसके, तो F1 का रेशियो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका साइन ऑफ एंगल, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, चाहे तो ये ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे और करके लिख दूं क्या? हाँ ठीक है, चलो हटा दूं। अब इसका एप्लीकेशन देखो, क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 32 इसमें दिया है, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट डाल दो। एग्जांपल के उसको फिगर बना हुआ है, ठीक नहीं, अ मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप, अ मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम अ सीलिंग, और उसके बाद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अप्लाइड फिगर पहले बना लेता हूँ, तो फिगर है उसमें क्वेश्चन में, ठीक, फिगर में बना लेता हूँ तो बता रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये कह रहा है पॉइंट पे इसके साथ जो एंगल बनाया है थीटा, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। अच्छा, 2 मीटर की रस्सी से ये सस्पेंड किया गया, 2 मीटर की लेंथ है, 2 मीटर की रस्सी, ये पूरी रस्सी है, पूरी यहाँ से रस्सी है, ये पूरी रस्सी है। अभी बता रहा हूँ कैसा फोर्स लग रहा है, पहले पढ़ो तब। तो 2 मीटर की लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप कितना है 2 मीटर, ठीक, और मास कितना है इसका 6 किलोग्राम का मास है। उसके बाद ये बोल रहा है कि सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। अच्छा, ये पी जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, और यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया, 50 न्यूटन का फोर्स कैसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक, ये बात दिया हुआ है। आगे ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल मिड पॉइंट ऑफ द रोप एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक विथ द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम ये वाला एंगल, वर्टिकल से रस्सी कितना एंगल बनाएगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये पूछ रहा है। तो थीटा पूछ रहा है, थीटा ये क्या है, एंगल मेड बाय रोप विथ वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। ये फिगर ना भी दिया रहता है ना तब भी, मतलब कि कभी कभी ये फिगर, क्योंकि फिगर का बहुत ज़्यादा, क्योंकि बात ही पूरा ऐसे ही कह दिया है कि फिगर बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है और यही एंगल पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं, करते हैं इसको क्वेश्चन को। अब देखो, अब ऐसे है, ये देखो, ये है ना, ऐसे देखो, अब इस पे कोई 6 किलोग्राम का मास ऐसे लटका है, रोप को रस्सी से लटकाया गया है। अब कोई मास ऐसे लटक रहा है और बीच से कोई ऐसा फोर्स ऐसे लगा दो तो रस्सी ऐसे हो जाएगी नहीं, यहाँ से रस्सी लटक रही थी पहले सीधा ऐसे, लेकिन बीच में ही एक फोर्स लगा दिया गया 50 न्यूटन का, तो यही ना डायग्राम बनेगा। इसका मतलब पूरी रस्सी 2 मीटर का है, तो ये कितना होगा 1 मीटर, बचा ये भी 1 मीटर है ना।
अब देखो फोर्स का, सर ये कैसे पता चल गया बीच में ही लगा? अरे की दिया है, क्वेश्चन में दिया है बीच में मिड दिया पॉइंट, है। ये दिया है डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ हाँ, द रोड, ठीक। तो ये मिड पॉइंट पे कहा है क्वेश्चन में, ठीक। तो ये ए मान लेते हैं, आप देखो होगा क्या, कहाँ पे टेंशन लगेगी, टेंशन ये तो फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन इसमें टेंशन फोर्स एक लगेगा इधर की तरफ ड्यू टू इसके कारण, ठीक। इसके अपोजिट में उतना ही टेंशन ऊपर की तरफ लगना होगा। ऐसे यहाँ पे टेंशन T1 मान ले, T1 T2, T1 इस डायरेक्शन में लगेगा, उसके अपोजिट में T2 डायरेक्शन लगेगा, ठीक। T1 सॉरी उतना ही टेंशन लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट लॉ उसके क्या बोलते हैं वो एक्शन रिएक्शन से। अब देखो क्या काम करेंगे, अब ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल खींच लिए, और ये देखो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। हाँ। क्यों थीटा होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ टेंशन T1 लग रहा है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा, T1 cos थीटा, T1 cos थीटा, और इसका ये कौन सा कंपोनेंट है, इसका ये, अच्छा इसका ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, T1 sin थीटा आएगा ना। हाँ ये इसके लिए वर्टिकल। अरे इस टेंशन को हम रिजॉल्व किए, इधर आया T1 cos थीटा, इधर आया T1 sin इसके लिए y एक्सिस है ना। हाँ, अब देखो क्या होगा, अब इस पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स T1 sin थीटा, इधर F, और इधर T1 cos थीटा, इधर टेंशन T का मतलब ये वाला फोर्स आ जाएगा। T किसके बराबर होगा, T 6 किलोग्राम वेट के बराबर होगा ना ये वाला फोर्स। 6 into 9.8 होगा। हाँ, तो 6 into 9.8, इसका मतलब अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में मतलब सारे फोर्स का सम, मतलब ये दोनों फोर्स बराबर और ये दोनों फोर्स बराबर, तभी ना सम जीरो होगा। तो इन इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, ऊपर वाला जो फोर्स है T1 cos थीटा उसको बैलेंस कर लेगा इसका ये वाला टेंशन, और ये टेंशन इसके बराबर होगा, क्योंकि ये टेंशन इसके कारण आया है ना। तो ये आ जाएगा क्या, 6 किलोग्राम न्यूटन दिया तो 6 into 9.8 न्यूटन लिख दो सीधा सीधा, ये 6 किलोग्राम वेट लिया है। हाँ 9.8 में ठीक, सही होगा। तो T1 हमको निकालना है cos थीटा। आगे बढ़ते हैं, पहला एग्जांपल, पहला एक इक्वेशन। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये वाला फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, तो T1 sin थीटा ये मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 50 न्यूटन, किसके बराबर होना चाहिए, 50। अरे ये दोनों बराबर होगा ना, दोनों हॉरिजॉन्टल में, एक इधर है एक इधर, तो दोनों इक्वल होंगे ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब देखो, तो इसमें से इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो T1 से T1 कैंसिल, साइन बाई कॉस आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ये 50/6 into 9.8, जी की वैल्यू 9.8 रखने में 10 रख देंगे तो हो सकता है कट जाए, ठीक है, 10 रखेंगे कट जाएगा, नहीं रहने दो कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाएगा 50/6 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 ही रख देते हैं, जी की वैल्यू 10 रखते देना है, कोई इसमें दिया नहीं है जी की वैल्यू कितनी रखनी है क्वेश्चन, अच्छा जी की वैल्यू 10 रखना है, दिया है 10 रखना है, ठीक है, 10 यहाँ रख दो, तो आ जाएगा 10 5 या 50 और 5/6 आ गया, तो थीटा एंगल कितना आएगा, tan इनवर्स 5/6, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्पेशल वैल्यू है नहीं, पता नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही, तो यही आंसर है इसका, ठीक है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। आगे चलो, और क्वेश्चन करा दूं, हाँ एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिगर यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हटा दूं इसको, हटा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द टेंशन T1 एंड T2 एज शोन इन द फिगर इन स्ट्रिंग, शोन इन द फिगर, ये दिया हुआ है, ठीक। तो पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ, तो फिगर बनाए। अब देखो दूसरा नंबर एग्जांपल में ये इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है, जिसमें 4 किलोग्राम वेट एक स्ट्रिंग से लगी हुई है, और ये स्ट्रिंग इधर भी लगी, इधर पूछ रहा है टेंशन T1 और T2, फिगर ये दिया हुआ, थीटा एंगल भी दिया हुआ है ये वाला, तो इसमें T1 और T2 की वैल्यू पता करनी है, टेंशन T1 और T2 की वैल्यू। तो देखो क्या काम करेंगे, इसको हम यहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर खींच देते हैं ऐसे, ठीक, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 30। और इस टेंशन T1 को रिजॉल्व करेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, तो ये आ जाएगा T1 sin थीटा 630, और ये आ जाएगा T1 cos 30, बोलो
इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो वाला एक्स बन गया, ये वाला। हाँ, तो T1 cos थीटा और T1 sin थीटा। अब क्या करना है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर देगा, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर देगा, हो जाएगा सॉल्यूशन। इन इक्विलिब्रियम T1 cos 30 मस्ट बी इक्वल टू 4 kg वेट, तो 9.8 g की वैल्यू यहाँ भी 10 रख देता हूँ, पता नहीं क्या दिया है, देखते हैं क्या है। g की वैल्यू 10 रख दिया, 9.8 दिया है, ठीक। और ये इसको बैलेंस कर लेगा, T2 T1 sin 30 इज इक्वल टू T2, ठीक है। क्या काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, है ना। ये एग्जाम्पल फर्स्ट, ये एग्जाम्पल सेकेंड, तो T1 इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन बाई कॉस tan 30 और ये आ जाएगा T2 अपॉन 40। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 T2 अपॉन 40, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/√3 हो गया। टेंशन क्या है, एक तरह का फोर्स है, तो न्यूटन में आएगा, इसका ध्यान रखना। अब T1 की T2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के हम T1 निकालेंगे, तो ये आ जाएगा T1 sin 30 की वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ, 1/2 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू 40/30 40/√3, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 80/√3 न्यूटन हो गया। यही था इसका आंसर, समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, एक कर लो लामिस थ्योरम पढ़ लिए, उसके क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब ये वाला छोड़ दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन अपने से करना, ठीक है, एक क्वेश्चन है अपने से करना, हम लामिस थ्योरम पे एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। लिखिए, हाँ।